नमस्कार साथियों, आज हम आनुवंशिकी शब्दावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आनुवंशिकी शब्दावलियां क्या होती हैं। हमने जेनेटिक्स पढ़ी, आनुवंशिकी पढ़ी और उसी के अंदर हमने ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं, इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में क्या कार्य किया। उन्होंने मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए और उन संकरण हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, एक प्रपत्र के रूप में उन्होंने मेंडलवाद को बताया। यानी जो संकरण प्रयोग किए थे उनके निष्कर्षों को उन्होंने मेंडलवाद का नाम दिया। इसके बाद कुछ प्रश्न ये उठते हैं कि मेंडल के सफलता के क्या कारण थे, उन्होंने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। ये दोनों चीजें भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उनकी सफलता के मुख्य कारण यह थे कि सबसे पहला कि उन्होंने जिस पादप का चुनाव किया था वह पादप का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया। दूसरा कारण, उन्होंने अपने इस प्रयोग के अंदर जो डेटा कलेक्ट किए थे उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया कि प्रयोग में उन्होंने कितने प्लांट लिए और प्रयोग के दौरान उन्हें क्या रिजल्ट मिला। तीसरा इसका मुख्य कारण यह था कि जो भी अध्ययन किया था उन्होंने एक ही लक्षण का अध्ययन किया ताकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता रहे। इसके बाद हमारा प्रश्न बनता है कि मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। तो मटर के पादप में बहुत सारे गुण होते हैं जिसके कारण उन्होंने मटर के पादप का चुनाव किया। पहला कि यह एक वर्षीय है। दूसरा, पर परागण की क्षमता है। तीसरा, स्वपरागण करता है। विपुंसन मेथड के द्वारा, विपुंसन विधि के द्वारा हम कृत्रिम पर परागण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विपर्ययी लक्षण पाए जाते हैं। तो इन सब गुणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकले। अब आता है कि मेंडलवाद की पुनः खोज। मेंडल ने जो मेंडलवाद दिया था, जो एक्सपेरिमेंट करे थे संकरण पर, जो प्रयोग किए थे, उनकी कुछ वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की और इसके लिए मेंडलवाद को प्रस्तुत होने में कुछ यानी वंशागति के जो नियम उसने प्रस्तुत किए थे उसमें कुछ समय लगा। एक तो जो वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिच, कार्ल कोरेंस और वॉन शेरमैन। ह्यूगो डी ब्रिच, कार्ल कोरेंस और तीसरा जो वैज्ञानिक था एरिन वॉन शेरमैन। ठीक है बच्चों, ह्यूगो डी ब्रिच, कार्ल कोरेंस और एरिन वॉन शेरमैन, इन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की और इसके बाद में इन मेंडल के जो वंशागति के नियम थे उनकी उन्होंने पुनः पुष्टि की। वंशागति के नियम की क्या कर ली, पुनः पुष्टि कर ली, तो मेंडलवाद पुनः सफल हो गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः पुष्टि की यानी वंशागति के नियम को पुनः बताया और फिर ये नियम प्रतिपादित हो गए जिन्हें हम आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक है
आनुवंशिकी शब्दावलियां। आनुवंशिकी शब्दावलियों का मीनिंग ये होता है कि आनुवंशिकी के अंदर या मेंडल के जो नियम है, आनुवंशिकता के जो नियम वो प्रतिपादित करे हैं उन्होंने, उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड आए हैं जिनको पहले समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम कहेंगे आनुवंशिकी शब्दावलियां या कुछ ऐसे टर्म जो उन्होंने अपनी तकनीक के अंदर यूज किए हैं। नंबर 1 वाला पॉइंट में ले रही हूँ। इस तरह से 20 शब्दावलियां हैं। पहली है जीन। जीन का मतलब होता है जो आनुवंशिकता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, उसे हम जीन कहते हैं। दूसरे शब्द में हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि यह एक लक्षण को नियंत्रित करता है। यह वह कारक है, जीन वह कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम जीन कहते हैं। दूसरा आता है युग्म विकल्प। युग्म विकल्प, युग्म का मतलब क्या होता है? दो। तो युग्म का मतलब ये होता है कि एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी गुण या दो विपर्यासी लक्षण, जिनको हम युग्म विकल्प कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। युग्म विकल्प का मतलब कोई न कोई एक जोड़ा है या एक पैर है या दो चीजें हैं। तो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी विपरीत या विपर्यासी विकल्प क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्प कहलाते हैं। ये हो गई युग्म विकल्प की परिभाषा। जैसे उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, एग्जाम्पल, पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले कारक और पौधे के बोनेपन को नियंत्रित करने वाले कारक। तो क्या हो गया? जीन तो एक है लेकिन उसके दो युग्म विकल्प हो गए, एक लंबापन और दूसरा बोनापन। टी यानी लंबापन और स्मॉल टी यानी बोनापन। है क्या है? पौधे की हाइट। लेकिन जीन तो एक ही हाइट को बताना, लेकिन उसके दो विपरीत युग्म आ गए। क्या पता पौधा लंबा भी हो सकता है या बोना भी हो सकता है। तो इसके जीनी लक्षण क्या हो गए? टी का अगर कैपिटल टी जो है वो लंबेपन से है और स्मॉल टी जो है वो बोनेपन को नियंत्रित करता है। तीसरा आ जाएगा समयुग्म जीन। देखो शब्द से कुछ पता, जीन क्या है? जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्प यानी दो होंगे, तो जीन का मतलब तो ये एक लक्षण, तो एक ही लक्षण को जो नियंत्रित करने वाले हैं
जीन के दो विपरीत दो युग्म है, यानी एक लंबापन है और दूसरा दोनापन है। तीसरा आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? विपरीत नहीं, समान लक्षण वाले। तो हम क्या कहेंगे? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प एक समान हो। इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे हम? जब किसी लक्षण को, लक्षण क्या है? लंबापन है या दोनापन। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्प, दोनों युग्म या समान हो तो क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी। ठीक है, दोनों युग्म विकल्प समान हो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। इसका मतलब ये हुआ कि लंबेपन अगर है तो दोनों गुण कैसे होंगे? कैपिटल टी वाले। और अगर स्मॉल है, पौधा बोना है, तो उसमें स्मॉल टी है। अब ये देखिए, ये जो युग्म विकल्प है क्या है? दोनों की जीनी संरचना समान है। यहाँ क्या थे? दो विपरीत युग्म विकल्प, यानी जिनकी जीनी संरचना क्या है? लक्षण तो एक है, लेकिन इनके जो युग्म विकल्प बने हैं जीनों के, वो क्या है? विपरीत है। तो विपरीत होने पर युग्म विकल्प और समान होने पर समयुग्मजी। अब हम लेंगे विषम युग्मजी। चौथी डिफाइन, पहली हो गई जीन, दूसरी हो गई युग्म विकल्प। युग्म विकल्प का मतलब जिसमें एक जोड़ा हो, वो विपरीत हो या समान हो। विपरीत हो जाएगा तो विषम युग्मजी हो जाएगा, और समान है तो समयुग्मजी। अब हमने युग्म विकल्प पढ़ लिया, युग्म विकल्प के बाद हमने समयुग्मजी पढ़ लिया है। अब हम लेंगे विषम युग्मजी। विषम का मतलब भिन्न, विपरीत। जैसे गणित में आती है ना, सम संख्याएं समान और विषम यानी विपरीत संख्याएं। तो विषम युग्मजी में हम क्या लिखेंगे? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प असमान हो। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जब किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो जीन कहलाते हैं। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प क्या होंगे? समान हो जाएंगे तो समयुग्मजी, और विपरीत हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? विषम युग्मजी। के दोनों युग्म विकल्प असमान हो तो उसे विषम युग्मजी पादप कहते हैं। मैं साथ के साथ डिफाइन भी लिख रही हूं, ठीक है? विषम युग्मजी हो गया। अब है लक्षण प्ररूप। पांचवी डिफाइन है हमारी लक्षण प्ररूप।
लक्षण का मतलब जो बाहर से दिखने वाले लंबे हैं या बौने हैं, तो वो हो जाएंगे लक्षण प्ररूप। जब किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहा जाता है, यानी कोई भी सजीव है वो बाहर से दिखने में कैसा है, तो हम क्या कहेंगे उसे बाह्य प्रतीति, और उसको लक्षण प्ररूप कहेंगे। जैसे पादप समयुग्मजी है तो कैपिटल टी, और विषम युग्मजी है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो बाह्य प्रतीति। ये क्या हो जाएंगे लक्षण प्ररूप, यानी कोई सजीव बाहर से कैसा दिखता है वो लक्षण प्ररूप के अंदर आता है। तो सजीव का वह गुण जो बाह्य प्रतीति को दर्शाता है लक्षण प्ररूप कहलाता है। सजीव का वह गुण जो बाह्य प्रतीति से जाना जाता है उसे लक्षण प्ररूप कहते हैं। यानी बाहर से कैसा दिखता है, उदाहरण है इसके यानी लंबापन। बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे लंबापन वाला गुण है। या इस गुण को जिसके दोनों युग्म विकल्प क्या है, समान है, लंबे गुण को दर्शाते हैं तो समयुग्मजी। अभी हमने पढ़ा था जिसके दोनों लक्षण एक जैसे, दो जीन के दोनों प्रारूप एक जैसे हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे। अगर विषम युग्मजी है तो ये विषम युग्मजी। ठीक है, अब हम छठी डिफाइन जो लेंगे वो लेंगे हम लक्षण प्रारूप हो गया, जीन प्रारूप। उनकी जीनी संरचना कैसी है, बाहर से तो कैसा दिख रहा हो, ठीक है, बाह्य प्रतीति तो लक्षण प्रारूप हो गया, लेकिन आंतरिक संरचना कैसी है, जीन प्रारूप कैसा है, यानी किसी सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, आनुवंशिक संरचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप। आनुवंशिक संरचना जीन प्रारूप कहलाती है। इसके उदाहरण, आनुवंशिक संरचना में क्या होगी कि या तो लंबेपन का गुण दर्शाएगी या बौनेपन का गुण दर्शाएगी, या फिर विषम युग्मजी पादप का गुण अगर दर्शाती है तो हम उसे अशुद्ध विषम युग्मजी कहते हैं। शुद्ध होंगे, अगर शुद्ध है तो ये, अगर अशुद्ध है तो इस तरह का गुण दर्शाएगी। तो शुद्ध है तो शुद्ध समयुग्मजी, अशुद्ध है तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। डन। नेक्स्ट 6 आ गई लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। पहला हमने लिया था जीन, दूसरा हमने लिया था युग्म विकल्प, तीसरा हमने लिया था समयुग्मजी, चौथा हमने लिया विषम युग्मजी, पांचवा लक्षण प्रारूप, छठा है जीन प्रारूप। जीन जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। फिर हमने पढ़ा था युग्म विकल्प, यानी कोई भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के क्या है, दो कारक है, एक युग्म है पूरा उसमें, तो युग्म विकल्प। फिर आया समयुग्मजी, यानी किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म क्या है, समान है तो समयुग्मजी, और अगर विपरीत है, समान है तो उसे हम विषम युग्मजी कहेंगे। लक्षण प्रारूप यानी कोई भी पादप बाहर से जैसा दिखता है वह लक्षण प्रारूप, और अगर उसकी आनुवंशिक संरचना में अंतर है
तो उसे हम जीन प्रारूप कहेंगे। आनुवंशिक संरचना में अगर जैसे कोई पौधा मिला हमें, वह लंबा है, बाहर से तो लंबा दिख रहा है, लेकिन उनके जीन को अगर देखा जाए तो उसमें जीन अगर इस तरह से आते हैं तो शुद्ध है, और इस तरह से आते हैं तो विषम युग्मजीव। दिखने में तो दोनों ही लंबे हैं, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध का पता कैसे चलेगा? उनके जीन से पता चलेगा। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं 7वें नंबर की, की जो परिभाषा हम लेने जा रहे हैं प्रभावी लक्षण, और 8वां हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है जो प्रभावशाली होता है, प्रथम पीढ़ी में ही जिसके गुण प्रकट हो जाते हैं वो प्रभावी कहलाता है। और अप्रभावी जो जिसके लक्षण या जिसके गुण प्रकट नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी कहते हैं। वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी का मतलब F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और दूसरा अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण वह लक्षण है जो अपने आप को यानी F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, छुपा हुआ रह जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यानी जो आपने प्रथम पीढ़ी में ही जिसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं उसे प्रभावी, और जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, बाकी की शब्दावलियां हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।